तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के चुनावी संग्राम की। गठबंधनों में किस तरह से घमासान मचा हुआ है ये हम आपको दिखाते हैं और इसी पर हम विशेष चर्चा भी करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट में मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वरी हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 43 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। बीजेपी भी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की पहली सूची मंगलवार को ही जारी कर दी थी। महागठबंधन में वहीं अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान तेजस्वी के साथ लालू राबड़ी और मीसा भारती मौजूद थे। मजे की बात यह है कि राजद में टिकट की चाहत रखने वाले कार्यकर्ता अभी भी सीट शेयरिंग पर टकटकी लगाए हुए हैं। नामांकन के 2 दिन पहले तक सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाने की उम्मीद है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया था। कुछ लोगों को दरअसल टिकट बांट दिए थे लालू प्रसाद यादव ने, उसको बाद में वापस ले लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था पार्टी का। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई थी इसको लेकर, और कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो सिंबल कैसे जारी कर दिए गए। वहीं एनडीए में भी रूठने मनाने का दौर जारी है। बीजेपी ने नए कार्यकर्ताओं को मौका देकर संगठन को लेकर अपना भरोसा बढ़ाया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर नए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। तो गठबंधनों में घमासान है। लगातार बिहार में जो सियासत का दांव-पेच है वो उलझा हुआ है और तमाम नेता इसको अपने अपने दल के जो नेता हैं, शीर्ष नेता, वो इन गांठों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज महागठबंधन की कोई ना कोई सीट शेयरिंग को लेकर उसका फॉर्मूला सामने आ जाएगा, क्योंकि अब देर बहुत हो चुकी है और 17 तारीख यानी कि परसों तक ही नामांकन के पहले दौर के नामांकन की तारीख बची हुई है। तो बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि यहां यानी एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है। तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन भगदड़ जहां मचा हुआ है उसको कहते हैं नरक। बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल। तो ठेलम ठेली वहाँ चल रही है। देखिए कितना सर फूटेगा भी। कल पिताजी ने सिंबल बांटे थे, उनको भी ठंडा कर दिया, सारे सिंबल वापस ले लिए। तो क्या चल रहा नहीं चल रहा है तो उनका मसला है ना, हम क्या बोल सकते हैं। ये तो अखिलेश से भी 4 कदम आगे निकले। अखिलेश ने तो पिताजी को ही बेइज्जत किया था, इन्होंने पिताजी, भाई, बहन सबको साफ। और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। और जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। 2025 का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके नेतृत्व में ही 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार जी फिर से बिहार मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस के नेता राजेश राम ने अफवाहों को दरकिनार करते हुए कहा कि तेजस्वी है नेता प्रतिपक्ष। वो अफवाहों का कोई बाजार नहीं है। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है।
पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं, ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है। तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है किसी भी तरह का। वही जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बताया कि वो तेजस्वी के सामने चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि उनके साथी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान और हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े हुए हैं। इस वक्त कुमार आलोक पटना से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ मयंक मौली जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है मयंक जी। साथ ही साथ दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत जी स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं और कुमार आलोक से हमने आपका परिचय सबसे पहले कराया। हमारे संवाददाता हैं, बिहार चुनावों को विशेष तौर पर कवर करते हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं, तो बिहार की नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं। कुमार आलोक, सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स बताइए, क्योंकि लगातार इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ महागठबंधन की ओर से जारी हो जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि जो आरजेडी के या जो कांग्रेस के या जो महागठबंधन के घटक दल के प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव के बेटे ने यानी तेजस्वी यादव ने तो अपना नामांकन कर दिया, हम लोग का कब क्लियर होगा, हम कब करेंगे नामांकन अपना। देखिए निखिल, यहाँ पर अगर हम महागठबंधन की बात करें तो छिटपुट तौर पर हम अगर सीट शेयरिंग की बात अभी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग का खुलासा नहीं किया है, प्रेस में भी नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवारों ने, महागठबंधन के उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया है, जिसमें अगर कहें कि पटना के दीघा सीट से माले की उम्मीदवार ने वहां पर किया। हालांकि माले की वो जो सीट थी वो कांग्रेस उसको डिमांड कर रही थी। पूनम देवी जो एक पूर्व विधायिका रही है, वहां से वो कांग्रेस उनके लिए मांग रही थी सीट, लेकिन माले ने पहले ही नामांकन कर दिया। तो नामांकन हो रहा है, लेकिन एक तरह से आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन है वहां पर। अगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आप जाएंगे और वहां पर जिस तरीके से उम्मीदवार है और उनके जो समर्थक हैं, और उनका यही कहना है कि भाई हम लोग जल्दी से जल्दी हमें टिकट दो, किसी को भी सिंबल देना है सिंबल दो, हम लोग जाएं और प्रचार करें। लेकिन ऊहापोह की स्थिति अभी भी कायम है। लेकिन अगर हम वामपंथी पार्टियों की बात करें तो वामपंथी पार्टियों ने, खासकर सीपीआई-एमएल की बात करें तो सीपीआई-एमएल ने सभी को सिंबल दे दिया है, यानी कि उनके जो 19 कैंडिडेट पिछली बार थे उसको सभी को उन्होंने सिंबल दिया। हालांकि जीते थे 12 ही, लेकिन सिंबल सभी को दे दिया है। सीपीआई और सीपीएम ने भी वही काम किया है। अब रह गई बात आरजेडी और कांग्रेस की, और तीसरा जो दल है वो मुकेश सहनी का। तो मुकेश सहनी की पार्टी भी ऊहापोह में थी, लेकिन अंततः अभी जो समाचार प्राप्त हुआ है उसमें 18 सीटों पर मांग गई है मुकेश सहनी, और हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर मुकेश सहनी भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। लेकिन पेच कांग्रेस का फंसा हुआ था। 71 सीटों की मांग की थी राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया था कांग्रेस आलाकमान ने कि अगर 71 से कम सीटें हमको मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने 243 जो सीटें हैं विधानसभा की, उसके लिए कांग्रेस के उम्मीदवार ही मांग लिए थे। लेकिन अभी मध्यस्थता हुई आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ। अभी आपने सुना कांग्रेस अध्यक्ष को, तो 61 सीटों पर कांग्रेस मान गई है, और कांग्रेस आरजेडी ने भी 61 सीटों की शायद उनको कह दिया कि 61 सीटों पर आप लड़िए। तो अब कांग्रेस अपना उम्मीदवार, वो भी जहां तक हम सोर्सेस की बात करूं तो लगता है कि 3 या 4 बजे के मेरे 1-8 घंटे के बीच कांग्रेस भी अपना लिस्ट फाइनल करके, और कहा जा रहा है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का, जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी, सीपीआई सीपीएम के साथ सीपीआई-एमएल अब 4 बजे के लगभग यानी देर शाम तक ये लोग संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बंटवारे के बारे में जनता को बताएंगे। जी बिल्कुल, सबकी निगाहें हैं। आप जैसा कि कह रहे हैं कि घंटे 2 घंटे में शायद महागठबंधन की ओर से भी कुछ जारी हो जाएगा, और सीट वैसे आपने कहा कि वाम दलों की ओर से और तमाम दलों की ओर से नामांकन जारी है, लेकिन अगर पार्टियों के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे तब तो फॉर्म बी भी लगाना पड़ेगा, जो बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस बात के विषय में ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन विनोद जी आपके पास आऊँगा, आपको लगता है कि गठबंधन की जो गाथें हैं
वो इतनी आसानी से सुलझ जाएंगी या इतनी आसानी से सुलझी हैं, या आपको लगता है कि ये जो सारी कुछ रशाकशी थी वो कुछ दिखावटी भी ज्यादा थी, कुछ बार्गेनिंग का एक जो तरीका था वो भी था, इसीलिए उसको लास्ट आवर तक लटकाए रखा गया कि मानेंगे नहीं हम? निखिल, गठबंधन अपना फैसला कब करे ये गठबंधन की प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि राजद के जो नेता और जो सीएम के फेस बन रहे हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने नामांकन कर दिया है। अब राघोपुर से नामांकन करके तेजस्वी यादव का इसमें देखिए कितना कितना आपको क्या क्या मैसेज आपको मिल रहा है। पहली बार आप ये देखिए कि राघोपुर को अगर हम ये जाने कि राघोपुर वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से चुनाव जीतकर लालू यादव भी मुख्यमंत्री बने हैं, जहां से चुनाव जीतकर राघोपुर से ही राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी है, जहां से चुनाव जीतकर 2 बार चुनाव जीतकर तेजस्वी यादव भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये राघोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आप ये कह सकते हैं कि वो गांधी परिवार की रायबरेली है जी। तो ये बिहार की रायबरेली जो है वो किस तरह के काम आया है इस बार का, उसमें परिवर्तन देखिए कि इसमें पूरे परिवार जो यादव परिवार हैं लालू यादव के, वो पूरे परिवार आज तेजस्वी यादव के इस नॉमिनेशन में बैठे हुए थे, आपने देखा होगा विजुअल। लालू यादव खुद हैं, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा महागठबंधन का जो चुनाव का जो ये पूरा का पूरा चुनाव का आपने देखा है फेस, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लालू यादव ही हैं। ये बात किसी को गलतफहमी में हो सकता है कि वो तेजस्वी को नेता आगे देख रहे हैं, और जो माइनस लालू यादव का तेजस्वी ने 2020 का चुनाव लड़ा था, 2025 में ये साफ दिख रहा है कि लालू यादव पर्दे के पीछे भी हैं और आगे भी हैं, जो आज राघोपुर से हमें देखने को मिला। कांग्रेस को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए क्या है कि मैं सीधे सीधे अभी तो आपको नागर साहब बताएंगे, वो कांग्रेस के अंदर की बात भी जानते हैं मैं बाहर की बात जितना जान रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को सीट के लिए वहां संघर्ष नहीं है, कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन के लिए संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी जो कल परसों आलोक बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो 243 कैंडिडेट का नाम पर्ची मांग रहे थे अपने प्रदेश कार्यालय से, तो क्या 243 सीटों के लिए कांग्रेस के पास उम्मीदवार है? ये सवाल कांग्रेस के लिए है कि वो अपनी जमीन खोई हुई जमीन के लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए वो वोट अधिकार यात्रा था, इसीलिए वो इतने दिन से वो यात्रा पे बिहार में थे कि कम से कम बिहार में उनको खोई हुई जमीन वापस मिले। मुझे नहीं लगता कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले में राहुल गांधी को खोई हुई जमीन मिलेगी। बाकी कांग्रेस पार्टी को अपना एक नॉमिनेशन में 25 मिले या 50 मिले, स्ट्राइक रेट उनका जो है वो बात तेजस्वी यादव को भी पता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दुष्यंत नागर इस बात को बताएंगे कि इस गठबंधन में क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है अभी तक तो जो छनकर खबरें आ रही हैं कि जितना आप मांग रहे थे 71 की आप मांग कर रहे थे वो आपको मिल नहीं रही है, लेकिन क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप इस गठबंधन से? क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं कि जैसा कि भी विनोद जी ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा निकाली, बहुत मेहनत भी की, लेकिन अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है कांग्रेस। देखिए 14 तारीख को परिणाम आएगा और मैं आपके ऑफिस में स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा संभवतः। स्वागत, बहुत मिठाई खिलाऊंगा आप लोगों को, चिंता की कोई बात नहीं है। रही बात जमीन की, निश्चित रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी जमीन मजबूत रहने के लिए काम करते रहना चाहिए, और हमें गर्व है राहुल जी ने वहां पे वोट अधिकार यात्रा निकाल के, और उससे पूर्व में भारत जोड़ो यात्रा लगातार बिहार से वो जुड़े रहे हैं, और गांधी के जो प्रयोगशाला है उनके आंदोलन की, उस भूमि को राहुल जी ने और उर्वर किया है, उसकी और जुताई की है जिससे अच्छी फसल आ सके। तो सरकार बनने जा रही है 14 तारीख को, नेहरू जी के जन्म दिवस के दिन है उस दिन। और रही गठबंधन की बात, तो देखिए लोकतंत्र है जी, छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल है उसका अपना महत्वाकांक्षा है, अधिक से अधिक उसके कार्यकर्ता एडजस्ट हो, उनको टिकट मिले। और आरजेडी कांग्रेस और हमारे मुकेश जी की पार्टी वो भी इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंत में सब एक फॉर्मूले पे एक लक्ष्य पे खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी का जैसे बिहार की यात्राएं शुरू होंगी और उनकी रैलियां शुरू होंगी, जनसंवाद शुरू होगा, आप देखिए फिजा बदल जाएगी, और ऐसी फिजा बदलेगी कि अब की बार सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा सर? आपका मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा। पहले देखिए हमारे यहाँ संविधान में कहीं कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी किसी को चेहरा नहीं बनाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चेहरा नहीं थे,
न पहले यूपीए 1 में न यूपीए, लेकिन आपकी सहयोगी आरजेडी तो कह रही कि तेजस्वी यादव ही होंगे मुख्यमंत्री। नहीं थे, तेलंगाना के रेड्डी साहब भी चेहरा नहीं थे, और दोनों पार्टियां नहीं, वो तो जब आप अकेले लड़ते थे तब नहीं थे, अभी तो आप साथ में लड़ रहे हैं। आपके जो बड़े सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ही रहेंगे। आरजेडी का फेस है, आरजेडी का चेहरा तेजस्वी जी हैं, मिलजुल के सब फैसला करेंगे, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। नेता चुनने में भी दिक्कत नहीं आएगी, मंत्रालय के बंटवारे में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और जो वादा किया है प्रत्येक घर को एक नौकरी देने का तेजस्वी जी का, उस वादे को पूरा करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी उसका फॉर्मूला पूछेंगे आपसे, लेकिन पहले आते हैं, ठीक है, मैं मयंक मौली जी के पास। मयंक मौली जी, ये कहा जा रहा है कि भाई जो एनडीए है उसमें भी आपने जरूर सीटों का बंटवारा पहले कर लिया, उसमें लीड ले ली आपने, बीजेपी ने और अब तो जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी पहली जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी है, उसमें भी लीड ले ली, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो संवेद स्वर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी नाराजगियां हैं, गाहे बगाहे तमाम निकलती रहती, इन सब को कैसे सेटल करेंगे? सर, पहली बात तो कोई नाराजगी है नहीं, एनडीए में ऑल इज वेल था, है और आगे भी रहेगा। जो दिख भी रहा है, परिलक्षित हो रहा है, सीटों का अनाउंसमेंट हो, चाहे कहिए कि जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो, चाहे नामांकन प्रक्रिया का शुरू हो जाना। अब तो महज कहिए 36 घंटे, ये 3 दिन बचा हुआ है, 72 घंटे होंगे लगभग, और अभी भी संशय की स्थिति जो है हमारे यहाँ नहीं बल्कि महागठबंधन में साफ देखी जा रही है, जहां आज तक कहिए कि सहमति, आम सहमति एक नहीं बन पाई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो इनको आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। जैसा अभी कांग्रेस के सिंपैथाइजर नागर साहब ने भी कहा कि वो तेजस्वी को तो चेहरा तक मानने को भी तैयार नहीं है। वो इनके यहाँ, जबकि तेजस्वी यादव जी घूम घूम करके अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे लगा रहे हैं और उनके यहाँ मानने को तैयार नहीं। आज जो राघोपुर में देखिए कि नेता कौन होता है, नेता होता है जो पहले अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेता है, अपने पार्टी की सुध लेता है। आज तेजस्वी यादव जी ने क्या किया सर, आज जाकर के राघोपुर में अपना नामांकन कर लिया। कार्यकर्ता जो है बेचारे 8 या 10 दिनों से बकायदा हठ योग करके बिना खाए बिना पिए उनके कार्यालयों के सामने बकायदा बैठे हुए हैं कि हमें दे तो दो, बता दो, भले हमें ना दो लेकिन बता तो दो कि भाई हमारे यहाँ का उम्मीदवार कौन है। तो लास्ट मोमेंट वाली जो डील है वो चली रही है। और कांग्रेस का कहिए कि अति उत्साह देख करके थोड़ा हास्यास्पद स्थिति लगी। अच्छा है, कभी थोड़ा हंसना मुस्कुरा भी लेना चाहिए। कि पहली बात तो मैं हमारे पैनलिस्ट साहब मिश्रा जी की बात से एग्री नहीं करते हुए भी एग्री करता हूं, ये बोलते हुए कि कांग्रेस की सर राजनीतिक जमीन, आपने कहा खोई राजनीतिक जमीन, मैं ऐसे कहूंगा उसकी राजनीतिक जमीन है कहां बिहार में। विगत 35 वर्षों से राजद की बैसाखी पे और लालू प्रसाद यादव के रहमो करम पे कहिए जो पार्टी यहाँ जिंदा है, जो कहिए बैसाखी ही नहीं और साथ में बकायदा कहिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चल रही है राजद का, वो पार्टी की राजनीतिक जमीन है कहाँ? है कहाँ उस पार्टी? आऊंगा आपके पास। जी, इनको खत्म कर लेने दीजिए। जी मयंक जी, उसकी तो सर कोई राजनीतिक जमीन मुझे तो नहीं दिखाई देती है, ना बिहार की कोई जनता को दिखाई देती है। और रही बात राहुल गांधी जी की आने से, तो वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट भर हैं, बिहार आते हैं जाते हैं जैसे वो अमूमन बैंकॉक या स्कॉटलैंड जाते हैं, और वही बस उनका राजनीतिक ध्येय है। इसके ऊपर तो बिहार की जनता उनको ना कभी उसने सीरियस लिया है, ना कभी उनको सीरियस पॉलिटिशियन माना है। और बिहार में उनके पास चेहरा कौन है? कोई नहीं है। जब तक राजद में कहिए कि उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, और राजद कितनी इज्जत करती है कांग्रेस पार्टी की, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के उन वक्तव्यों को जो अभी अल्लावरू साहब के पहले वाले जो इनके प्रभारी थे, जिनको उन्होंने भगचोनहर दास जैसे टर्म से सुशोभित किया, तो वो अपने आप देखा जाता है कि वो कितना आपस में गठबंधनों में सहयोग है। लेफ्ट अपनी अलग कहिए कि लेफ्ट धारा चल रही है, वो बाएं जा रहे हैं, कोई दाएं जा रहे हैं, कोई आगे इधर उधर जा रहा है, कोई अपने प्रत्याशी घोषित कर दे रहा है बकायदा, जबकि एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस बिल्डअप नहीं हुआ है और ना ही कि सीटों की कोई घोषणा हुई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। तो जिसके जो मन आ रहा है वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लगभग 3 दिन ही महज बचे हुए हैं। तो अभी जब 3 दिन, जिसको बिहार में कहावत है जिसको कि कहा जाता है कि माने ब्याह घरी कोहड़ा रोपना जिसको कहा जाता है, या कहिए कि आग लगने पे कुआं खोदना, जो एक पूरे भारत वाली बात है, तो लगभग वही वाली परिस्थिति दिख रही है। कि अभी शादी सर पे है और अभी कहिए कि हलवाई कौन है, दूल्हा कौन है, ये तक नहीं पता अभी। ठीक है। दुष्यंत नागर जी, आप, मैं जान रहा हूं बहुत सारी चीजों का आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए, आपने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, राहुल गांधी ने मुलाकात तक नहीं की तेजस्वी यादव से, किस तरह से सब गठबंधन ठीक है? आप जमीन खोज रहे हैं वहां पर? देखिए, राहुल जी का व्यस्त कार्यक्रम था और दिल्ली से बाहर वो गए थे, तो चुनावों के मौसम में इससे भी जरूरी कोई चीज थी? देखिए, नहीं, इससे भी जरूरी थी। जहां पे एक अधिकारी ने विषम परिस्थितियों में उसको सरकार के द्वारा पीड़ित किया और उन्होंने
आत्महत्या की, उसके शोक संतप्त परिवार से मिलना इससे बड़ी चीज थी, उसे हम बड़ी चीज मानते हैं। लेकिन मैं, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बातें कही कि भाई कोई जमीन नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ पिछले 25 वर्ष से कांग्रेस का और आरजेडी का जो अटूट गठबंधन रहा है वो एक सफल प्रयोग रहा है। और यूपीए 1 की सरकार में बिहार को भागीदारी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ग्रामीण विकास और रेल मंत्रालय बिहार को दिया। तो कांग्रेस पार्टी का बिहार से जुड़ाव जिसमें घोटाले हुए सर IRCTC वाले। सर बिहार के गृह मंत्री भारत सरकार में, कांग्रेस की सरकार में रहे, बड़े बड़े पदों पे रक्षा मंत्री बिहार से रहे। तो आप ऐसे उस रिश्ते को, जो बिहार का रिश्ता है, जो आजादी के पूर्व से गांधी जी ने जोड़ा है, वो एक सतत और एक जीवन। निखिल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं नागर साहब आप ये अच्छी बातें तो एकेडमिक अच्छा लगता है, सुनिए तो सही, अच्छी बातें तो एकेडमिकली बहुत अच्छा लगता है सब सुन के। लेकिन अब ये बताइए कि राहुल गांधी उस दिन विदेश के दौरे से आके यहाँ मौजूद थे, जो निखिल ने आपको सवाल पूछा। प्रायोरिटी की बात है कि वो आप ये देखिए कि क्या जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जो था IRCTC का, उस घोटाले में चूंकि केस चार्जशीट फाइल किया गया था और मीडिया में सारी खबर चल रही थी कि लालू यादव परिवार का, पूरे सारे परिवार के उसमें नाम थे, तो जो वो एक्यूज थे, तो राहुल गांधी क्या उस एक्यूज से ना मिलने के लिए ये बहाना बनाया था? जो आप अलग व्यस्तता की बात कर रहे हैं वो अलग प्रॉब्लम है आपके और पार्टी का हो। मैं दूसरी चीज आपको पूछ रहा हूँ कि सवाल ये है कि आप जो बात अभी मयंक जी ने आपको कहा सियासी जमीन की बात में, कांग्रेस पार्टी का जो अभी चुनाव प्रचार होगा, उस चुनाव प्रचार में आपको मैं सीधे बता रहा हूं कि जो अभी तक आप जो एजेंडा चला रहे थे, वोट चोरी, SIR, तेजस्वी यादव को कम से कम ये एहसास तो हुआ कि उसने वोट अधिकार यात्रा के लेके अपना पीच अलग कर लिया। आप जो पीच बना रहे थे उस पीच पे आप दोबारा जब जा रहे हैं तो कौन से मुद्दे लेके जाएंगे, कौन से ये चीज बताएंगे कि बिहार में आपने इतने दिनों से आपने कोई संपर्क किया है? आप एक अधिकार यात्रा के बाद आप 15 दिन विदेश दौरे पे राहुल गांधी चले गए। अभी जो संगठन में वहां जूझ रहा था सीटों के लिए, उसमें राहुल गांधी कहां थे? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जब आपके नेतृत्व से जब पूछा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप चुनाव की बात करते हैं तो उस चुनाव में आपके कार्यकर्ता होते हैं, उस चुनाव में आपका संगठन होता है। उस संगठन के मामले में कांग्रेस पार्टी की वहां पे संगठन के रूप में किस तरह का आधार है, ये बात आपको आलोक जी से आप सुन लें तो शायद आपका बेहतर आपको समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस किस तरह की लड़ाई लड़ रही है। जवाब मेरे पास है। जी दुष्यंत जी जल्दी जी। हाँ, राहुल गांधी जी कोई पहले ऐसे नेता प्रतिपक्ष नहीं है जो विदेशी दौरे पे गए हैं। अब से पूर्व में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती सुषमा स्वराज, नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है कि वो इससे पहले नेता, जो देश के नेता वो विदेश नहीं जाते। बहुत सारे जो सांसद हैं, मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष है या जो भी है वो जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं। तो ये एक प्रश्न चिन्ह उठता है। केवल ये कहा गया है, बाकी वो आपकी पार्टी का मामला है और जनता उसको देख रही है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न अभी उन्होंने उठाया, जिसकी ओर मैंने इशारा किया था कि चूंकि उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, नया ताजा मामला था, तो तुरंत मिलते हुए देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार वाला जो मामला है ना, उसका बर्डन कोई अपनी पीठ पर लाद कर चुनाव में नहीं जाना चाहता। वो आप चाहे कहें या ना कहें, उस बात को समझा जा सकता है। लेकिन मैं कुमार आलोक के पास आऊंगा और उसके बाद फिर मैं मयंक जी के पास जाऊंगा। एंडोर्स करती है दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए आरजेडी लगातार कार्य कर रही है। नहीं, ठीक है, दलित पिछड़े के लिए तो काम कर ही रहे हैं, अगड़ों के लिए तो काम करिए, सभी के लिए काम करिए, सर्वहारा समाज के लिए करिए, सबके लिए करिए। मैं कुमार आलोक के लिए आ रहा हूं, मैं कुमार आलोक के पास। कुमार आलोक, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इन चुनावों में? देखिए, भ्रष्टाचार जो भी मुद्दा है, मुद्दा होगा या नहीं होगा उस बात की बात है, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो भी यहाँ पर खासकर 90 के बाद जो उनकी जमीन खिसकी, भागलपुर दंगे में जब सत्येंद्र नारायण सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे और वही आखिरी मुख्यमंत्री हुए, तो कांग्रेस जो है लालू यादव के आगमन के बाद एक तरह से उनके चरणों में बिछ गई। और इसके पहले के जो अध्यक्ष थे, जो अखिलेश सिंह, मैं साफ कहूंगा राज्यसभा सदस्य भी है, अखिलेश सिंह लालू यादव के रमो करम पर ही वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं और उन्होंने पूरी पार्टी को राजद का वो उन्होंने एक तरह से गिरवी रख दिया था।
और आप देखे हैं कि पिछले चुनाव में भी जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, तो आरजेडी और कांग्रेस में जो सीट शेयरिंग हुआ, उस सीट शेयरिंग में जो कांग्रेस को जो सीटें मिली, जहां पर आरजेडी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल पाया, उसको कांग्रेस में सेटल किया गया। तो कांग्रेस थोड़ा सा, राहुल गांधी ने कोशिश किया, राजेश राम बने हैं, तो इन चीजों से आगे निकलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन कितना सफल होगी ये भविष्य, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन करप्शन की जो बात कर रहे हैं, लैंड फॉर जॉब, यानी कि आरोप तय होने के बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब आरोप तय हुआ है, और आरोप तय होने के बाद मैं समझता हूं कि अपोजिशन जो है, खासकर एनडीए, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो, इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे कि लैंड फॉर जॉब मामले में, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जिस तरीके से गरीबों की जमीन लिखवाई गई, और आप समझ सकते हैं ग्रुप डी की नौकरी कौन करेगा? ग्रुप डी की नौकरी वही करेगा जो लालू यादव के सामाजिक न्याय या सामाजिक धारा के प्रतीक है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे। पास भी आऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे एक ब्रेक लेना है, तो मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद आऊंगा मैंग के लिए, मैंग जी के पास। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मयंक मौली जी, सीधे आपके पास आते हैं। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा आप लोग बनाने जा रहे हैं या होने जा रहा है इस बार के चुनावों में? जी बिल्कुल। सबसे पहले नागर साहब को के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि सत्य जानकर भी असत्य के प्रति गहरा लगाव मानसिक गुलामी का प्रतीक होता है सर। अब ये बताएं मुझे आप कि राहुल गांधी जी और आप तेजस्वी यादव जी, लालू परिवार के बीच की निकटताएं जो आप व्याख्यान कर रहे हैं उनका, तो श्री लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाने का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? श्री राहुल गांधी जी ने 2013 में अध्यादेश फाड़ करके। और जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, बिहार के प्रतिनिधित्व की, उसी सरकार के दौरान हुए आईआरसीटीसी घोटाले में अभी आरोप तय हुए हैं सब परिवार पे। और गांधी परिवार के बाद ये बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति का इकलौता ऐदद परिवार है जो सपरिवार बेल पर रिहा है, जिसे ईडी सीबीआई के चक्कर लगाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ न्योतों में सपरिवार पधाने का न्योता आता है ना, वैसे इस परिवार को भी वैसे ही आता है। तो अब जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यकीनन ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बिहार का मुद्दा बनता है। जैसा कि आपके बिहार के संवाददाता ने भी बताया कि ग्रुप डी की नौकरियों में गरीबों से जमीनें लिखवाई गई। वो जमीनों का आंकड़ा जब आप सुनेंगे, वो देश को जानना चाहिए कि पूरे बिहार का सर क्षेत्रफल जो है वो 1,01 CR वर्ग फुट है, जिसमें लालू परिवार पे आरोप है कि 1 लाख वर्ग फुट जमीन महज 26 लाख रुपए में ग्रुप डी की नौकरी के बदले गरीबों से लिखवा ली इस परिवार ने। जिस परिवार का उद्भव कभी सामाजिक न्याय के ढकोसले के साथ हुआ था, जो लालू प्रसाद यादव जी ने कभी चपरासी क्वार्टर से अपने मुख्यमंत्री का रहते हुए अपना सीएम दफ्तर चलाया और बाकायदा लोगों में एक संदेश देने की कोशिश की गई कि वो कितने ग्रास रूटेड हैं। अब बाकी मुझे ये बताइए, आज उस परिवार के पास इतना अकूट धन आया कहाँ से? चाहे कोचर बंधुओं का ये आईआरसीटीसी मामला हो, लैंड फॉर जॉब हो, चाहे इनके जो भी नेता हैं जो अभी अपने आप को मुख्यमंत्री का फेस बता रहे हैं, जब आज से 20 वर्ष पहले जब इनकी मूछें भी नहीं आई थी, 200 करोड़ नेट वर्थ उस दौर के सर्किलेट की जमीनें इनके पास गिफ्ट डीड के तौर पे डॉक्यूमेंटेड ट्रांसफर होने का कई आरोप है इनके ऊपर, जो अभी ईडी देख रही है। और उस दौर में सर 2 कंपनियां थी जिनका कि उस दौर का नेट वर्थ 63 करोड़ रुपए था। 63 करोड़ की कंपनियों को महज 50-50 हजार रुपए दे करके अपने परिवार और परिवारजनों के नाम करने का आरोप है। तो ये भ्रष्टाचार की लंबी फेहरिस्त है सर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे राजद हो, इनके कोर में, इनके द वेरी कोर ऑफ द डीएनए इज कहिए करप्शन। ठीक है, और वो करप्शन दिखता है और करप्शन मुद्दा है बिहार में, बिल्कुल। ठीक है दुष्यंत जी, अब हमारे पास समय नहीं है और मयंक जी ने भी अपनी बात कह दी है, और मैं चाहूंगा आरजेडी के प्रवक्ता किसी दिन रहेंगे, ये चुनाव का ये बहस जो है ये चलती रहेगी, आरजेडी के प्रवक्ता रहेंगे, तब इस बहस पे, भ्रष्टाचार पर और व्यापक जो है चर्चा करेंगे दुष्यंत जी। पहली बार नहीं है, ये भारत में बहुत पुराना इतिहास है।
ठीक है, चलिए ये आज की चर्चा बस यहीं तक। दुष्यंत जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयंक जी, विनोद जी और कुमार आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे नक्सलवाद की।